मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं पेशवाओं के बारे में पढ़ा रहा था और उस कड़ी में हमने बालाजी विश्वनाथ बाजीराव के बारे में पढ़ाया। बालाजी बाजीराव के समय ही पानीपत का युद्ध हुआ था, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं अगले वीडियो में करूंगा। उसी की मैं चर्चा करने जा रहा हूं। थोड़ा सा ये वीडियो पुनः लेट में आ रहा है, जिसके लिए हमको खेद है, लेकिन अब ईश्वर की मेहरबानी रही, सब कुछ सही रहा तो अब अनवरत चलता रहेगा। तो पानीपत का युद्ध अलग से बताने का मेरा मतलब ये था कि इसको अच्छे से समझाया जाए। वैसे तो आपको बता दें कि पानीपत के मैदान में कुल 3 युद्ध लड़े गए थे। 1526 में बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य लड़े गए, 1556 में अकबर तथा हेमू के मध्य लड़े गए और 1761 में मराठों तथा अफगानों के मध्य लड़े गए। दरअसल पानीपत का जो तीनों युद्ध है भारत के इतिहास में, वह निर्णायक माना जाता है। भारत के इतिहास में एक तरह से कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अगर जिसकी हार हुई अगर वो रहते तो शायद दूसरे का कोई नाम लेने वाला नहीं रहता। तो ये भी पानीपत का जो तृतीय युद्ध था, जो 14 जनवरी 1761 पानीपत के मैदान में लड़ा गया, जो हरियाणा में स्थित है। आज पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है, नहीं तो ये मैदान केवल युद्ध के लिए ही जाना जाता था और बहुत ही ये रहस्यमय मैदान था, कह सकते हैं। खुद बदायूनी ने उल्लेख किया है, जो अकबर के पीरियड में था, कि एक शाम इस स्थल से जब गुजर रहा था, कुछ दूरी पर शाम का वक्त था, तो बड़ी भयानक आवाजें आ रही थीं उन लोगों की जो दर्दनाक मौत, सैनिक जो मरे थे। कहते हैं कि जब समय से पहले मृत्यु होती है, वो भी अचानक होती है, तो आत्माएं बहुत दिनों तक भटकती रहती हैं। और बहुत बदायूनी डर गया, भयभीत हो गया। उसके साथ कुछ साथी थे, बहुत तेज कदम बढ़ा करके वो वहां से भागने लगे। तो खैर, उसी मैदान की चर्चा मैं करने जा रहा हूं और इस युद्ध के बारे में हम बताएंगे क्यों मराठों की हार हुई, क्या कारण था कि मराठे हार गए, जो कि भारत में वो सर्वश्रेष्ठ थे। भारत में हर शक्तियों को लोगों ने पराजित कर दिया था, लेकिन अफगान क्यों उनके ऊपर भारी पड़ गए। निश्चित है कि कहीं न कहीं जो मराठा सेनापति था, निर्णय लेने में चूक की, लोगों की बात नहीं माना और जो उसने युद्ध भारत में अपनाए थे उसको उसने नहीं अपनाया। ये कई रीजन थे जिससे मराठों की बुरी तरह से हार हुई। हमने बताया था कि अहमद शाह अब्दाली ने कुल भारत पर 7 बार आक्रमण किया था और जब वो सिंध और पंजाब को रौंदता हुआ आगे बढ़ा तो उसको रोकने के लिए जो उस समय के पेशवा थे बालाजी बाजीराव, सदाशिवराव भाऊ को भेजे और उनके साथ एक विशाल सेना भी चल पड़ी। मैदान पानीपत का था और लगभग जे.एन. सरकार कहते हैं कि 45,000 सेना
सदाशिवराव भाऊ के पास थी। दरअसल सेनापति का कमान तो विश्वास राव को दिया गया था, जो बालाजी बाजीराव का बेटा था, लेकिन अभी वो उसकी उम्र बहुत छोटी थी, तो वास्तविक कमान कह सकते हैं कि सदाशिवराव भाऊ के हाथों में आ गया था। और उनके साथ कई महत्वपूर्ण और भी सैनिक थे जो जाबाज सैनिक थे, जैसे तोपखाने का अध्यक्ष था इब्राहिम खां गर्दी, मस्तानी का बेटा था शेर खां जो बहुत अच्छा तीरंदाज था, तीर चलाता था, तुकाजी सिंधिया, जसवंतराव पवार, मल्हारराव होलकर जैसे योद्धा थे। और उधर अहमद शाह अब्दाली अफगानों का नेतृत्व कर रहा था, सेनापति था, और यहाँ की कुछ शक्तियाँ भी उसको सपोर्ट कर रही थी, जैसे सुजौदौला हाफिज रहमत खां था, शादुल्ला खां था, ऐसे लोग भी उसका सपोर्ट कर रहे थे। इसके अलावा अन्य मुस्लिम शक्तियाँ भी उसको सपोर्ट कर रही थी। और उधर मराठों का जो विश्वास बना था कुछ शक्तियों पर, वह विश्वास कुछ ही समय पहले टूट भी गया था। जैसे जाटों ने वादा किया था कि करेंगे, लेकिन इन लोगों की गलती के कारण जाटों ने भी सहायता नहीं किया, राजपूतों ने भी इनकी सहायता नहीं किया, क्योंकि उनके क्षेत्रों में इन लोगों ने लूटपाट किया था, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बताया था। सिख भी इनसे नाराज थे। तो केवल मुस्लिम शक्तियां ही नहीं नाराज थीं, बल्कि जो हिंदू शक्तियां थीं वो लोग भी इनसे नाराज थे। जैसे इन लोगों ने हिंदू पद बादशाही की बात कर रहे थे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था। एक करने का प्रयास, ये शब्द का इस्तेमाल किए, लेकिन अंतिम समय में लोग आपा खो दिए। इन लोगों की गलत नीतियों के कारण ही ऐसा हुआ, जब इनके युद्ध का परिणाम इनके पक्ष में नहीं रहा। वो शक्तियां अगर इनके साथ जुड़ी होती तो शायद कुछ और होता। दूसरे, मल्हारराव होलकर, आपको बता दें, मल्हारराव होलकर जो वृद्ध था, लेकिन ऐसा नहीं था कि योग्य नहीं था। बहुत से ऐसे इतिहास में पढ़े हैं कि उम्र दराज होने के बाद भी उनके अंदर योग्यता में कोई कमी नहीं थी। खुद शेरशाह सूरी का उदाहरण आप देख लीजिए, जो कि उम्र दराज था। तो मल्हारराव होलकर भी उससे नाराज था और उसको भाव नहीं देता था सदाशिवराव भाऊ। जब आप भाव नहीं देंगे किसी को, तो निश्चित है कि वो आपके प्रति भी भाव वैसे ही रखेगा, वो युद्ध में भी वैसे ही काम करेगा। हमेशा आप नीचा दिखाने का प्रयास करते थे। मल्हारराव होलकर ने तो यहां तक कहा कि अगर शत्रु ने इसको सबक नहीं सिखाया तो ये हम लोगों से कपड़े धुलवाएगा। मतलब सोचिए कितना उसके अंदर भड़ास था, कितना उसके प्रति नफरत थी सदाशिवराव भाऊ के प्रति। यह शब्द वो उसके प्रति कह रहा है। तो खुद जो इसके साथ थे लोग, उसको अपने साथ नहीं ले पाया, विश्वास नहीं ले पाया। युद्ध में तो ले गया, लेकिन संशय बना हुआ था। दूसरे, जाटों का जो नेता था सूरजमल, जिसे अफलातून कहा जाता है, बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता है, उसने भी सदाशिवराव भाऊ को समझाया कि देखो भाई, तुम्हारी सेना भारत में सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन अफगानों की सेना, दुर्रानियों की सेना पूरी एशिया में सर्वश्रेष्ठ है। तुम जो युद्ध अपनाते हो उसी युद्ध को अपनाओ, मतलब गोरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध। क्योंकि
जो फौजें थी, जो अन्य साजो सामान था वो शाही सेना के हिसाब से सही था, लेकिन जो युद्ध कौशल था वह उस तरह से नहीं था जैसा कि अफगानों का था। लेकिन ये दूसरी चीजें, युद्ध को लंबे टाइम तक लटकाने की भी बात चल रही थी कि वर्षा तक इसको लटकाया रही तब अहमद शाह अब्दाली वापस चला जाएगा। यह बात मल्हारा होलकर ने भी कहा, लेकिन इस सेनापति ब्राह्मण ने इन लोगों की एक नहीं सुनी। बस इतना, जो जाट नेता था सूरजमल की, उसकी बात नहीं सुना कि ठीक है, जो स्त्री हैं, जो बच्चे हैं, उनको तो हमारे महल में छोड़ दीजिए। तो कुछ लोगों को झांसी, ग्वालियर के इत्यादि स्थानों पर उनके महल में रखा गया और सेनाएं युद्ध के मैदान में पहुंच गई। अहमद शाह अब्दाली ने बहुत चालाक आदमी था, उसने पानीपत के मैदान में जो भी रसद आता था उसको छिनवा लेता था मराठों के लिए। अब सोचिए, रसद ही नहीं पहुंच पा रहा था, घोड़ों के लिए चारे नहीं पहुंच पा रहे थे, सैनिकों के लिए रोटी नहीं मिल पा रही थी। घोड़े तो मरने ही लगे, जानवर तो मरने ही लगे, अब सैनिक भी मरने लगे। स्थिति बहुत खराब हो गई। जानवरों से मरने से हैजा फैलने लगा, सैनिकों के मरने से स्थितियां और भी खराब हो गई। तो 13 जनवरी को सैनिकों ने आकर सदाशिवराव भाऊ से कहा कि 2 रुपये शेर में भी गेहूं नहीं मिल रहा है, खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, और भूखे मरने से अच्छा है कि हम लोग युद्ध करके मरें। फिर जो नसीब में होगा, जो तकदीर में होगा, उसको देखा जाएगा। तो सोचिए, टूट चुके थे सैनिक, भूखे मर रहे थे, तो क्या युद्ध करेंगे। और उधर जो अहमद शाह अब्दाली का रसद था, अन्य जो पदार्थ थे उसके पास आसानी से पहुंच रहे थे। वो तो इसी ताक में ही था कि लोग कमजोर हो जाएं, और इस रणनीति में वो सफल रहा। और जब देखा कि स्थितियां मेरे पर प्रतिकूल है, सही दिशा में है, तो उसने युद्ध की घोषणा कर दी। 14 जनवरी 1761 युद्ध। निश्चित रूप से मराठों ने अपनी जान की बाजी लगाकर युद्ध लड़ा, लेकिन अंततः मराठे मारे गए। जगन्नाथ सरकार ने कहा है कि सैनिक और असैनिक मिलाकर के लगभग 75,000 लोगों ने जान गंवा दिया युद्ध के मैदान में। ऐसा नहीं था, अफगानों की भी क्षति हुई, लेकिन उस हिसाब से कुछ नहीं था। इस तरह से यह युद्ध का सबसे बड़ा परिणाम यह हुआ कि मराठों का इस युद्ध में सर्वनाश हो गया। उनका जो सपना था पूरे भारत पर शासन करने का, वह चकनाचूर हो गया। अगर शायद वो जीते होते तो भारत पर शासन अंग्रेज नहीं बल्कि मराठे कर रहे होते। और इस युद्ध का सीधा फायदा आपको हम बता दें, अंग्रेजों को हुआ क्योंकि उनको मराठों से लड़ना नहीं पड़ा। जगन्नाथ सरकार ने बहुत अच्छा कहा है कि कोई ऐसा मराठा परिवार नहीं था जिसके सगे संबंधी, हमने बोर्ड पर लिख दिया है कि आपको नोट करने में आसानी रहेगी। हम बार बार अपने लेक्चर में कहते हैं कि लेक्चर ही मेन होता है। हम पूरे बोर्ड पर भर दें तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप जो भी आपके बार किताब है आप उसको पढ़ते रहिए, आपको बहुत फायदा होगा। जगन्नाथ सरकार ने कहा कि महाराष्ट्र में कोई ऐसा परिवार नहीं था
जिनका इसमें सगा संबंधी न मारा गया हो। आप बता दें, कुछ परिवारों का तो सर्वनाश हो गया। हफ्तों लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जले थे। सोचिए कितनी बड़ी क्षति थी। और इस युद्ध में बड़े से बड़े योद्धा मारे गए। मस्तानी का बेटा शेर खां भी मारा गया। तोपखाने का जो अध्यक्ष था माल इब्राहिम खां गर्दी मारा गया। ऐसा नहीं था इसका तोपखाना में कोई कमी थी, लेकिन अहमद शाह अब्दाली की जो तोपखाने थे वो ऊंटों पर रखे गए थे। वो घूम घूम के मार कर रहे थे, जिससे भारी क्षति हुई। बालाजी बाजीराव का बेटा विश्वासराव मारा गया, जिसकी उम्र बहुत कम थी। और सदाशिवराव भाऊ तो मारा ही गया। उसके अलावा तुकवाजी सिंधिया, शरद राव पवार जैसे योद्धा भी मारे गए। कुछ लोग किस्मत से बच भी गए। बच क्या गए, वो युद्ध से भाग गए, इसलिए बच गए। जिसमें मल्हारराव होलकर भी शामिल था, नाना फडणवीस जैसे लोग भी शामिल थे, महादजी सिंधिया भी जैसे लोग शामिल थे। ये अलग बात है कि इन लोगों ने उसके बाद से जो मराठा शक्ति जो लगभग खत्म हो चुकी थी, उसको पुनः संभालने का प्रयास किया। और उसमें उनको काफ़ी कह सकते हैं कि मजबूती करने में उनको महत्वपूर्ण उनका योगदान माना जाता है। इकट्ठा उन लोगों ने किया उन शक्तियों को जो बिखर गई थी, जो टूट चुकी थी पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद। तो ये बहुत बड़ी बात थी। अभी हमने कहा कि काशीराज पंडित जो पेड़ पर चढ़ करके युद्ध देख रहा था, उसने भी सीधा आरोप लगाया है सदाशिवराव भाऊ पर कि ये घमंडी दंभी ब्राह्मण किसी की बात नहीं माना। अगर ये माना होता तो शायद इस युद्ध का निर्णय कुछ और हुआ होता। उसी ने जाके बताया पेशवा बालाजी बाजीराव को। उन्होंने जब पूछा कि भाई कुछ समाचार नहीं मिला युद्ध का, क्या हुआ, तो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि 2 मोती विलीन हो गए, 22 मोहरें लुप्त हो गईं, चांदी और कांसी की कोई गिनती नहीं। अब समझ गए कि ये क्या कहा है। मतलब विश्वासराव और सदाशिवराव भाऊ जैसे लोग मोती उनकी तुलना किया, और जो मोहरे थे शेर खां इब्राहिम खां गर्दी जैसे लोग थे। और कहते हैं कि ये सदमा उन्होंने बर्दाश्त नहीं कर पाए, और उसी वर्ष उनका भी क्या हो गया, देहांत हो गया। तो ये बड़ी बात मानी जाएगी कि इस युद्ध में जो भी परिणाम जिसके पक्ष में रहा, वो सेना निश्चित है कि अनुशासन में थी। युद्ध कैसे लड़ा जाता है उनको पता था। और सदाशिवराव भाऊ जो हार का मुख्य कारण जिम्मेदार था, इसी को माना जाएगा, क्योंकि यही नेतृत्व कर रहा था। तो पूरी जिम्मेदारी इसी की जाती है कि जिन लोगों ने इसको बताया कि किस तरह से युद्ध करना है नहीं करना है, उसको एक भी बात अगर ये माना होता तो शायद परिणाम कुछ और होते। तो मराठों की ये हार बहुत बड़ी हार मानी जाएगी। इस युद्ध ने मराठों का सर्वनाश कर दिया। शिन्नी ओवन इसके बारे में लिखते हैं कि इससे मराठा शक्ति कुछ काल के लिए चूर चूर जरूर हो गई। यद्यपि बहुमुखी दैत्य मरा नहीं था, परंतु जब जगा तो अंग्रेज इससे निपटने के लिए तैयार थे, और वो निपटे भी।
क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली हो गए थे। उस समय वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे चैदम, हम आपको बता दें लॉर्ड चैदम, इन्होंने लॉर्ड क्लाइव को भारत से ब्रिटेन बुलाया। आप जानते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव को अंग्रेजी राज का संस्थापक माना जाता है और उस रणनीति पर विचार की कि अब कैसे आगे हम लोग को काम करना है, क्योंकि प्लासी का युद्ध हुआ था, फिर पानीपत का युद्ध हुआ इसी बीच में, और उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ, और तो बक्सर का युद्ध तो पूरी तरह से क्लियर कर दिया था कि अब भारत पर शासन अंग्रेज करेंगे। तो पानीपत का युद्ध ने यह निश्चित कर दिया कि भारत पे शासन कौन करेगा कौन नहीं करेगा। यह बात सरदेसाई ने लिखा है कि अब भारत पर शासन कौन करेगा और कौन नहीं करेगा। तो ये पानीपत का जो युद्ध था निश्चित है कि बहुत निर्णायक युद्ध था, बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था। और सबसे बड़ी बात थी कि जो यहाँ की शक्तियाँ थीं मुगलों से नहीं था, विदेशी शक्तियों से था। मुगलों का तो अस्तित्व लगभग समाप्त हो रहा था, अब उनके में तो कोई दम ही नहीं था। तो विदेशी शक्तियों ने आकर के, और हमारे जो यहाँ के लोग थे जिनसे अगर ये शक्तियाँ मराठों की कुछ कमियों कारण नहीं मिल पाई थी, जैसे राजपूत थे, सिख थे, जाट थे, अगर ये सब मिल गए होते तो स्थिति कुछ और होती। खैर, इसके बाद से ये बात सही है कि काफ़ी उनका नुकसान हुआ, क्षति हुई, लेकिन अगला जो पेशवा बैठा माधवराव 1761 से 1772, इसने उस स्थिति को संभाल लिया काफ़ी हद तक, क्योंकि इसी दौरान इसने दिल्ली के तख्त पर मुगलों को ले जाकर बैठा दिया था। ये बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। ग्रांड डफ ने लिखा है, जो आप जानते हैं मराठा इतिहासकार हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि पानीपत का तृतीय युद्ध में उतनी क्षति नहीं हुई जितना कि माधवराव की मृत्यु से हुई। इसी से आप अंदाजा रहेगी ये भी कम योद्धा नहीं था, और इसके मरने के बाद स्थितियाँ बहुत तेजी से अब अंग्रेजों के पक्ष में होती जा रही थी, मराठा सिकुड़ते जा रहे थे। माधवराव नारायण हुआ 1774 से 96 तक, और अंतिम जो पेशवा था बाजीराव द्वितीय, जो 1796 से 1818 तक था। इसके बाद से ये पद समाप्त हो गया एक तरह से कह सकते हैं, और अंग्रेजों का इनके राज पर क्या हो गया, नियंत्रण हो गया 1802 बशीन की संधि के तहत। तो इस तरह से ये जो अन्य जो पेशवा थे उनका कार्यकाल था, इनके बारे में जो संधियाँ उसकी हम चर्चा अगले वीडियो में कर देंगे। लेकिन आपको हम एक चीज़ बता दें कि जो अगला हमारा वीडियो आ रहा है नेक्स्ट डे, वो क्वेश्चन बैंक होगा, क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी का और बिहार दरोगा का पेपर होने वाला है। तो उसके दृष्टि से हम देंगे, बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत उसमें हिस्ट्री के कुछ 25 क्वेश्चन होंगे लगभग, और 25 संविधान के होंगे। आप उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। जो अन्य लोग तैयारी कर रहे हैं उनको तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो तत्काल जिसकी परीक्षा है उनको शायद ज़्यादा लाभ होगा। धन्यवाद। हमारे वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और अधिक से अधिक आप लोगों को भेजते रहिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। हम बार बार कह रहे हैं कि आपको अधिक से अधिक मिलेगा। जितना भी मेरे पीछे का वीडियो है उसको आप बार बार सुनते रहिए, क्योंकि एक बार में कोई चीज़ याद नहीं होता है। अभी हाल ही में IAS का जो रिजल्ट आया उसमें एक कमेंट आया है कि हमने कम से कम 100 से अधिक बार एक ही किताब को पढ़ा था। तो ये समझ लीजिए कि आप उसको बार बार पॉलिश करते रहिए, बार बार अपनी चीज़ों को सही करते रहिए। ये नहीं कि एक बार पढ़ लिए हैं तो विवेकानंद हो गए हैं और आपको सब लर्न हो जाएगा। एक ही चीज़ को कई बार पढ़ा जाता है, तब जाके मस्तिष्क में हमारे जाता है। धन्यवाद।